अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है हमारा सबक नंबर 5 है मकातिब गालिब। जो गालिब के खतूत हैं उन पे हम बात करेंगे। गालिब ने जो पहला ख़त लिखा डियर स्टूडेंट्स वो लिखा उन्होंने अलाउद्दीन अलाई के नाम। मकातिब गालिब मुसन्निफ़ मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। सिनफ़ के लिहाज से देखा जाए ये मकतूब निगारी है और जिस किताब से ये खतूत लिए गए हैं उस किताब का नाम है खतूत गालिब मर्तबा मौलाना गुलाम रसूल महर। अब जो हमने पहला ख़त करना है मिर्ज़ा गालिब का जो है बिनाम अलाउद्दीन अलाई की, थोड़ा सा अलाउद्दीन अलाई के बारे में जानना भी ज़रूरी है। उसके बाद जो पहला ख़त होगा डियर स्टूडेंट्स उस पर मतलब कि हम बहस करेंगे, मीन्स उसकी हम पढ़ाई करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स अलाउद्दीन अलाई के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन अलाई गालिब के बाकायदा शागिर्द थे और गालिब को इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और अलाउद्दीन अलाई की अगर बात करें, अलाउद्दीन अलाई वालिय लोहारों, ठीक है ना, ये दिल्ली से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर के फासले पर एक रियासत थी, उसे लोहारों कहते हैं। अलाउद्दीन अलाई वालिय लोहारों नवाब अमीनुद्दीन ख़ान के बड़े साहबजादे थे और उसके बाद वारसे रियासत भी रहे हैं। उर्दू और हिंदी के बहुत अच्छे शायर थे और गालिब इनको अपने खलीफा सानी का दर्जा देते थे। गालिब ने नवाब अमीनुद्दीन के नाम 7 खतूत और जबकि अलाउद्दीन के नाम 57 मीन्स 57 खतूत जौन से हैं वो लिखे हैं। और अलाउद्दीन अलाई रिश्ते में जो गालिब की बीवी है उमरा बेगम उसके भतीजे लगते थे। और लोहारों पंजाब की एक साबिक रियासत है जो अब हरियाणा में शामिल है। ये दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर के फासले पर ये वाली रियासत है। तो मीन्स अलाउद्दीन अलाई लोहारों के रहने वाले थे और जो गालिब थे वो दिल्ली में उस वक़्त क़याम पज़ीर थे। सिलसिला नसब की बात करें तो अहमद बख्श खान उनकी हुकूमत 1806 ईस्वी से लेकर 1827 तक रही। दूसरे नंबर पे जो इनके नवाब आ जाते हैं वो शमसुद्दीन खान हैं। 1827 से लेकर 1835 ईस्वी तक इनकी हुकूमत रही। और तीसरे नंबर पे अमीनुद्दीन खान आ जाते हैं जो अलाउद्दीन अलाई के वालिद हैं। तीसरे नंबर पे ये है और जो इनकी हुकूमत है 1835 से लेकर 27 फरवरी 1869 ईस्वी तक इनकी हुकूमत रही। और चौथे नंबर पे अलाउद्दीन खान आ जाते हैं जिनके नाम ये गालिब का ख़त है। और जो इनकी हुकूमत है वो डियर स्टूडेंट्स 27 फरवरी 1869 से लेकर 31 अक्टूबर 1884 ईस्वी तक इनकी हुकूमत रही है। और पाँचवें नंबर पे अमीरुद्दीन खान आ जाते हैं 31 अक्टूबर 1884 से लेकर अप्रैल 1920 तक इनकी हुकूमत रही और इनको बेदखल कर दिया गया था। और छठे नंबर पे अजीज़ुद्दीन खान आ जाते हैं अप्रैल 1920 से लेकर 30 अक्टूबर 1926 ईस्वी तक इनकी हुकूमत। और सातवें नंबर पे अमीनुद्दीन खान दोम 30 अक्टूबर 1926 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक डियर स्टूडेंट्स जो इनकी हुकूमत है वो रही है। और हमारा ये जो पहला ख़त है अलाउद्दीन अलाई के नाम है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अलाउद्दीन अलाई के नाम जो गालिब का पहला ख़त है वो हम पढ़ते हैं। और गालिब क्या लिखते हैं, जाने गालिब। अब तरीका देखिए कितना खूबसूरत तरीका ख़त को स्टार्ट करने का। गालिब की जान, तुम तो समरे नौरस हो। समर कहते हैं फल को, नौरस पका हुआ ताज़ा, यहाँ से मुराद होगा नौजवान औलाद। तुम तो समरे नौरस हो उस निहाल के, निहाल का मतलब होता है बाग, यहाँ से मुराद उस बाप के। अब कौन मुराद यहाँ है, नवाब अमीनुद्दीन खान जो अलाउद्दीन अलाई के जो वालिद हैं उनके बारे में गालिब बात कर रहे हैं। गालिब बात करते हैं कि तुम तो समरे नौरस हो उस निहाल के जिसने मेरी आंखों के सामने नशोनुमा पाई है। कि तुम तो नौजवान औलाद हो उस बाप की जिस बाप ने मेरी आंखों के सामने परवरिश पाई है। कि मीन्स अलाउद्दीन अलाई के जो वालिद हैं नवाब अमीनुद्दीन खान उन्होंने गालिब की आंखों के सामने परवरिश पाई है। और गालिब जो उनसे हैं वो अलाउद्दीन अलाई को अपना बेटा ही समझ रहे। कहते हैं आपके बाप ने मेरी आंखों के सामने परवरिश पाई है तो आप उनकी औलाद हैं, तो मेरे लिए आप मोहतरम हैं, मेरे लिए आप अजीज़ हैं, समझो मेरे भी आप बेटे हैं। और मैं हुआ खा मीज़ मैं खैर खा साया नशीन इस निहाल का रहा हूँ। साया नशीन
जिसे कहते हैं शरीक सोबत, इस निहाल का मीन्स इस बाग का, इस ख़ानदान का, क्यों कर तुम मुझको अजीज़ ना होंगे। यहाँ से मुराद कि तुम मुझे अजीज़ होंगे। गालिब कहते हैं तुम उस बाप की नौजवान औलाद हो कि जिन्होंने मेरी आंखों के सामने परवरिश पाई है। सो आप, मैं आपका खैर खा हूँ और आप मुझे मेरे बेटों की तरह हैं, मुराद कि आप मुझे बड़े ही अजीज़ हैं। रही दीद बदीद, मतलब रही बात मुलाकात की, इसकी दो सूरतें हैं, तुम दिल्ली आओ या मैं लोहारों आऊँ। कहते हैं मुलाकात की दो सूरतें हैं, या तो आप दिल्ली के अंदर आ जाएँ, दिल्ली के अंदर आ जाएँ, या फिर मतलब कि मैं लोहारों आ जाता हूँ। दिल्ली और लोहारों का जो फासला था वो तकरीबन 150 किलोमीटर है। तुम मजबूर मैं मजूर, कहते तुम मजबूर हो, तुम आ नहीं सकते, और मैं मजूर उम्मीद बीमार हूँ, चल फिर नहीं सकता। गालिब की एज काफ़ी हो गई थी। और ख़ुद कहता हूँ कि मेरा उज़र ज़िनहारे मस्मू ना हो। उज़र कहते हैं बहाने को, ज़िनहार कहते हैं हरगज़ नहीं, मस्मू सुनाया गया। कहते हैं कि मैं एक बात खुद कहता हूँ कि जब तक आप मेरी बात ना सुन लो तब तक आप किसी बात पे यकीन ना कीजिए। मतलब वो मजबूर हैं, हम जब तक किसी को अपनी मजबूरी नहीं सुनाते तब तक उसको हमारी बात का यकीन नहीं आता। कहते आप एक बार मेरी मजबूरी ज़रूर सुन लीजिएगा। तो मस्मू ना हो, जब तक ना समझ लो मैं कौन हूँ और माजरा के। कहते जब तक आप मेरी मजबूरी नहीं सुन लेते तब तक मतलब कि आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा माजरा क्या है, मेरा मसला क्या है, मैं क्यों आपको मिलने नहीं आ सकता। उसके बाद कहते हैं कि सुनो, आलम दो हैं। आलम दो मीन्स दो जहान हैं। एक आलम अरवा रूहों का जहान मीन्स आखरत, और दूसरा आलम आबो गिल मुराद दुनिया, ये पानी और मिट्टी का बना हुआ जहान। कहते दो आलम है, दो जहान है, एक आखरत है और एक ये दुनिया है। हाकम इन दोनों आलमों का वो एक है जो खुद फरमाता है। कहते इसकी हुकूमत करने वाला जो मालिक है ना, जो हाकिम है, वो सिर्फ़ एक है और वो अल्लाह ताला की ज़ात, जो खुद फरमाता है लिमनल मुल्कुल यौम, आज बादशाही किसकी है, और फिर ख़ुद ही जवाब देता है लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, मीन्स आज बादशाही सिर्फ़ खुदाए वाहदो कहार की है। मीन्स कहते हैं आलम दो हैं, एक ये दुनिया और एक आखरत, मीन्स एक रूहों का जहान और एक पानी और मिट्टी का जहान। और कहते हैं कि इनका जो पालने वाला जौन से है वो कौन है, इनका जो हाकिम है वो कौन है, और वो अल्लाह है। और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि तुम बताइए आज बादशाही किसकी है, और उसके बाद ख़ुद ही जवाब देता है कि आज बादशाही जौन सी है वो सिर्फ़ खुदाए वाहदो कहार की है। हर चंद कैदा आम, ठीक है ना, ये है कि आलम आबो गिल के मुजरम आलम अरबा में सज़ा पाते हैं। कहते कानून ये है कि जो आलम आबो गिल के मुजरम है, मीन जो दुनिया के मुजरम है, वो आखिरत में जाकर सज़ा पाते हैं। लेकिन यूँ भी हुआ है आलम अरवा के गुनाहगार को दुनिया में भेजकर सज़ा देते हैं। कहते ऐसा भी हुआ है कि जो रूहों के जहान में जो आखिरत में था उसको दुनिया में भेजकर सज़ा दी जाती है। चनाचे मैं 8वीं रजब 1212 हिजरी रूबकारे के वास्ते यहाँ भेजा गया। यहाँ गालिब अपनी पैदाइश के बारे में बता रहे हैं। गालिब कहते हैं मैं इस डेट को दुनिया में आया है, हिजरी उन्होंने बताया 1212 हिजरी। रूबकारी कहते हैं मुकदमे की पेशी, ठीक है ना। कहते मुझे मुकदमे की पेशी के लिए मुराद मुझे इस दुनिया में जौन सा है वो 1212 में भेजा गया। ये गालिब की डेट ऑफ बर्थ है हिजरी में जो बताई गई है। 13 बरस हवालात में रहा, ठीक है ना। हवालात और जेल ये दो चीज़ों में डिफरेंस होता है। जो थाना होता है ना, इसकी हवालात होती है जिसमें बंदा जाता है, मतलब कि तो वो मतलब उसकी पेशी पुशी करके उसकी जो सर्च करना होती है, उसके बाद या तो उसको छोड़ देते हैं या उसको आगे जेल में भेज देते हैं। जेल में मतलब कि लंबी कैद जौन सी है वो काटनी पड़ती है। हवालात में बंदा थोड़ी देर के लिए रहता है, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि 13 बरस हवालात में रहा, मीन्स आखिरत से दुनिया में भेजा गया और हवालात के अंदर जौन सा रखा गया, जिसे हम थाना कहते हैं, थाने के अंदर रखा गया, ठीक है। तो 7 रजब 1225 हिजरी को मेरे वास्ते हुक्मे दवाम हबस सादर हुआ। कहते हैं कि 1225 ईस्वी को मुझे जनाब जी जेल हवालात से जेल में भेज दिया गया। हब्स दवाम से मुराद उम्र कैद, यहाँ से मुराद ये कि इस डेट को गालिब की शादी हुई है, मतलब कि शादी को वो उम्र कैद कह रहे हैं, शादी को वो जेल कह रहे हैं।
एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी गई। बेड़ी से मुराद यहाँ गालिब की बीवी है, लेकिन बाज़ लोगों ने बेड़ी से मुराद यहाँ उनका बेटा भी लिया, लेकिन बेटा नहीं, लेकिन यहाँ बीड़ी से मुराद इनकी बीवी ली जाएगी। शादी हुई तो जाहिर सी बात पाँव की जो बेड़ी है वो मतलब कि इनकी बीवी ही है। एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल दी और दिल्ली शहर को ज़ंदान मुकर्रर किया और मुझे इस ज़ंदान में डाल दिया गया। ज़ंदान कहते हैं कैद खाना। कहते हैं कि एक बेड़ी मेरे पाँव में डाल के, मतलब एक बेड़ी जिससे जो कैदी होता है वो भाग ना सके। अब वो बीवी को यहाँ बेड़ी कह रहे, कहते मेरे पाँव में डाल दी गई और मुझे दिल्ली के अंदर कैद कर दिया गया। मुझे वहाँ कहा गया यहाँ रहो और मुझे उस ज़ंदान में डाल दिया गया। ज़ाहिर सी बात है, फिर जिसको पकड़ा जाता है, जिसको जेल में डाला जाता है, उसको फिर मशक्क़त भी होती है, ठीक है ना, मशक्क़त उससे काम लिया जाता है। अब गालिब कहते हैं कि इनकी मशक्क़त क्या है? फ़िक्र नज़्म व नसर को मशक्क़त ठहराया। नज़्म मीन्स शायरी लिखते थे और नसर से मुराद खतूत लिखे या मतलब कि जो दीगर नसर के हिस्से होते हैं वो लिखे उन्होंने। तो कहते हैं नसर और जो गज़ल नज़म गज़ल जौन सी है ये जनाब जी मेरे लिए मशक्क़त है। बरसों के बाद जेल खाने से भागा। कहता कि बरसों बाद, कई साल बाद दिल्ली से बाहर निकला। 3 बरस बलादे शर्किया में फिरता रहा। जो मशरक़ी ममालिक थे, मतलब कहते हैं कि उनमें वो आप शहर समझ लीजिए, आप ममालिक समझ लीजिए, उधर 3 साल के लिए गालिब फिर दिल्ली से बाहर रहे थे। पयाने कार मुझे कलकत्ता से पकड़ कर लाए और फिर इसी महबस में बिठा दिया। कहते आखिरकार जो दोस्त है मुझे वहाँ से पकड़ कर ले आए। गालिब का जो हल्का अहबाब था वो बड़ा वसी था। बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जज, बड़े बड़े ओहदों से ताल्लुक़ रखने वाले, और उस ज़माने के अंदर जो दिल्ली का गवर्नर था वो भी गालिब का दोस्त था, ठीक है ना। गालिब के इतने चाहने वाले थे। तो गालिब जब 3 साल तक दिल्ली से बाहर रहे तो दोस्त पकड़ के दोबारा इनको दिल्ली के अंदर ले आए और फिर इस महबस में बिठा दिया, फिर इसी कैद खाने में बिठा दिया। जब देखा कि कैदी ग्रेज़ पा है, जब देखा कि कैदी भागने के लिए दोबारा तैयार है, 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। अब 2 हथकड़ियाँ और कौन सी हैं? जो गालिब की बीवी के मतलब के भांजे थे ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, ठीक है ना, जो उनके मतलब के भांजे थे, भतीजे ये अलाउद्दीन थे, जो भांजे थे तो उनको गालिब ने लेकर पाला हुआ था, वो ले पाल के थे आपके। तो वो भी जवानी में मतलब उनकी गालिब ने शादी भी उनकी गालिब ने की और उनके 2 बच्चे थे। जब उनके 2 बच्चे और वो दुनिया से चल बसे तो यहाँ गालिब ने उनको कहा 2 हथकड़ियाँ और बढ़ा दी। मीन्स वो जो 2 बच्चे थे जो गालिब की बीवी के भांजे के थे, ठीक है ना, तो उनको भी मतलब गालिब को फिर पालना पड़ गया। इससे उन्होंने 2 हथकड़ियाँ कह दी हैं। पाँव बेड़ी से फिगार मीन्स ज़ख्मी, हाथ हथकड़ियों से ज़ख्मदार, मतलब कि एक बीवी और 2 बच्चे वो जो उनसे उनको संभालना पड़ गया। मशक्क़त मुकर्ररी और मुश्किल हो गई, मीन्स तयशुदा जो मशक्क़त थी वो और मुश्किल हो गई। कहते एक मशक्क़त तो मेरे लिए नज़्म व नसर है और उसके बाद जो बीवी है और जो ये 2 बच्चे हैं, जो इनकी बीवी का भांजा था आरिफ, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ, उसके जो 2 बच्चे थे। तो कहते एक तो मतलब कि वो 2 और एक बीवी, इनकी ज़िम्मेदारी जौन से वो भी मेरे सर पे आ गई, क्योंकि गालिब की जो माली हालात है वो हमेशा ही टफ़ रहे हैं। ताकत यक कलम ज़ाइल होगी, यक कलम ज़ाइल होगी, यक कलम जौन सी फ़ौरन ख़त्म होगी। बेहया हूँ, कहते मतलब कई बार दिल्ली से भागा हूँ और वो भी रोज़गार के लिए, और वापस पकड़ कर फिर वहाँ लाया गया। मतलब कि मजबूर हूँ, मजबूरी है उनको पालना भी और उसके बाद अपना पेट भरना भी। साले गुज़श्ता बेड़ी को ज़ाविया ज़ंदान में छोड़, ज़ाविया ज़ंदान कैद खाने के कोने में छोड़, माँ मतलब 7, 2 हथकड़ियों के भागा। कहते बीवी को उधर दिल्ली के अंदर और बीवी के साथ वो 2 बच्चे जौन से हैं, बाकर अली ख़ान और उसके बाद हसन अली ख़ान, फ़रज़ंदान आरिफ, ज़ैनुल आबिदीन आरिफ के जो 2 बेटे हैं। तो ज़ैनुल आबिदीन आरिफ की डेथ के बाद ये भी गालिब के पास ज़ाहिर सी बात है, इनको 2 हथकड़ियाँ कहा गया। छोड़ के भागा, मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। मतलब कि ये मेरठ की बात करें ये भारत का शहर है, रामपुर की बात करें उत्तर प्रदेश का ज़िला है। कहते हैं मतलब कि ये कुछ जो मेरठ की बात करें भारत का एक ज़िला जो उत्तर प्रदेश में वाक़या है। मतलब ये उन शहरों की बात कर रहे हैं कि मेरठ मुरादाबाद होता हुआ रामपुर पहुंचा। कुछ दिन कम महीने वहाँ रुका कि फिर पकड़ आया। अच्छा कुछ दिन कुछ महीने मतलब महीने से कम जौन सी है उतने दिन वहाँ रहा। कहते फिर पकड़ आया। अब अहद किया कि फिर ना भागूंगा। कहते आप वादा किया फिर ना भागूंगा, भागूंगा क्या, अब क्या भाग के करना है, इतनी जिम्मेदारियाँ, 2 हथकड़ियाँ, एक बेड़ी पाँव में, एक बीवी में 2 बच्चे, उनको भी पालना और उसके बाद अपना पेट भी पालना। भागने की भी
भागने की ताकत भी तो ना रही। हुक्म रिहाई देखिए कब सादर हुआ, कहते हैं कि रिहाई का जो हुक्म है वो कब मिला है। एक ज़हीफ़ सा एहतमाल है, ज़हीफ़ कमज़ोर एहतमाल अंदेशा, कि इसी माह ज़िलहज्जा 1277 ईस्वी में छूट जाऊंगा। गालिब ने अपनी मौत की डेट खुद निकाली थी, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर साबित नहीं हुई थी। गालिब उसके बाद कुछ 7-8 साल बाद उसके बाद गालिब जो उनसे थी उनकी डेथ हुई, को 90 के लगभग, मतलब को 90 साल के लगभग गालिब ने जो उम्र अपनी है वो पाई है। बहर तकदीर बाद रिहाई के तो आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। बहर तकदीर किस्मत देखिए, कहते हैं कि आदमी सिवाय अपने घर के और कहीं नहीं जाता। मैं भी बाद निजात आलम अरवाह को चला जाऊंगा। कहते मैं आलम अरवाह से आया हुआ था, कि मीन्स आखिरत से आया, जिधर से मैं आया हुआ था मैं उधर ही वापस चलो जाऊंगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, जो इंसान है वो आलम अरवाह से इस आलम आबो गिल में आया है, मीन्स आखिरत से इस दुनिया में आया है, और जिधर से आया इंसान ने आखिर वहीं वापस चले जाना है। और बड़ा खूबसूरत ये एक फ़ारसी का शेर गालिब का, फ़र्क आज़ रूस के अज़ खाना ज़ंदां बरोम सुए शहर खुद अज़िए वादिये वीरा बरोम। क्या मतलब कि मेरे लिए वो दिन किस खुशकिस्मती का हामल होगा कि जिस दिन मैं कैद खाने मीज़ दुनिया से, यानी इस वीरान वादी से अपने हंसते बसते शहर आलम अरवाह की तरफ जाऊंगा। कहते हैं कि वो दिन मेरे लिए कितना खुशियों भरा दिन होगा, वो दिन मेरे लिए कितना खुशकिस्मती का दिन होगा कि मैं इस दुनिया को, इस पानी और मिट्टी का जो जहान है इसको छोड़कर और इस वीराने को छोड़कर जो मेरा आखिरत का जहान है, जहान से मैं आया था, जिस जहां से मैं आया था उस जहां की तरफ मैं चला जाऊंगा। गालिब ज़िलहज्जा 1277 ईस्वी मीज़ 1861 जून 1861 ईस्वी, ठीक है। तो ये था गालिब का ख़त जो अलाउद्दीन अलाई के नाम लिखा गया। डियर स्टूडेंट्स, इस पे हमने गुफ्तगू की, तो इसका जो सेकंड ख़त है वो भी इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। हिस्सा नज़्म, हिस्सा नसर जौन सा वो कंप्लीट अपलोड हो चुका है। अब हमारे चंद असबाक रहते हैं और वो भी डेली मेरी मुमकिन कोशिश होगी कि मैं एक सबक को एक ही लेक्चर के अंदर कवर करूं, कि सुनने वाले को मतलब कि बार बार जो बाकी लेक्चर के पार्ट है वो ढूंढने ना पड़े। मेरी मुमकिन कोशिश होगी कि मैं एक ही लेक्चर को, चाहे वो 1 घंटे का भी हो जाए, उसको एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।